नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर अचानक बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। दो बातें तय है। पहली तो यह कि मणिपुर में सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया वह सरकार के नए निश्चय का प्रमाण है। खबर है कि पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों के सफाई के ऐसे मिशन और होंगे। म्यांमार सरकार को विश्वास में लेकर आंतरिक सुरक्षा को खतरा बने बागियों से निपटा जाएगा। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से सीमा पार ऑपरेशन होंगे। जाहिर है, आतंकी हमले के खतरे और आतंकियों की खबर पर जीरो टॉलरेंस की सोच बनी है। अब जब यह बात है तो इससे पाकिस्तान को अपने आप मैसेज जाना है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मैसेज देने का मौका नहीं चूका। इस पर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आई कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भारत गलती नहीं करे। पाकिस्तानी सेनेट ने बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी के कहे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। सो रक्षा विदेश नीति की ऐसी बहस चली है जिसमें एक तरफ 56 इंची चट्टान ठोस का सोशल मीडिया है तो दूसरी तरफ सलाह है कि मोदी सरकार संभल कर चले। मुद्दा यह भी है कि क्या आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की नीति पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों पर लागू होगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। आईपीएल के आरोपी ललित मोदी की मदद करने के मुद्दे पर घिरी सुषमा स्वराज के मामले में कमाल की राजनीति हो रही है। भाजपा, संघ, शिवसेना और सरकार के साथ साथ कई प्रादेशिक क्षत्रप उनके समर्थन में उतरे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले लालू प्रसाद तक ने सुषमा का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि सुषमा महिला हैं और उनको निशाना बनाना ठीक नहीं है। असल में उन्होंने अपने नए बने समधी मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए सुषमा का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से सुषमा के समर्थन की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने ही की थी। सपा ने पहले ही दिन कह दिया कि ये कोई मुद्दा नहीं है। सपा ने भाजपा की लाइन पर चलते हुए कहा कि सुषमा ने मानवीय आधार पर एक भारतीय नागरिक की मदद की है। महिला होने के बहाने और केंद्र के साथ संबंध सुधार की पहल के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी ने भी नरम रुख दिखाया है। सौगत राय ने सिर्फ इतना कहा था कि सुषमा का ये कदम ठीक नहीं है, तो डेरेक ओब्रायन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सौगत राय की निजी राय होगी क्योंकि वे पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने क्षत्रपों को सुषमा की मदद के लिए तैयार किया है। उन्होंने कई लोगों से बात करके मामले को तूल नहीं देने को कहा। असल में क्रिकेट में ललित मोदी को पवार का करीबी माना जाता है, सो वे उनका बचाव कर रही हैं और इस वजह से सुषमा को मदद मिल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुए पहले खुलासे ने कांग्रेस के हमले को नई धार दी है। पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा को बर्खास्त करने की मांग करके पार्टी के विरोध की लाइन तय कर दी है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और कहा कि वे ललित मोदी को बचा रहे हैं। सो केंद्र सरकार को इस मसले पर आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है। कांग्रेस, लेफ्ट, जनता दल यू और कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठाएंगी। अगले महीने शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में सरकार भूमि और जीएसटी बिल सहित कई अहम बिल पास कराने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस सुषमा स्वराज के मुद्दे पर हंगामा करेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि जिस तरह संचार मामले में ए राजा के इस्तीफे की मांग लेकर भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए संसद के कई सत्र नहीं चलने दिए थे, उसी तरह कांग्रेस ललित मोदी के मामले में करेगी। इसके बाद बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा। भले लालू प्रसाद इस समय सुषमा स्वराज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे भी नरेंद्र मोदी पर हमलावर होंगे। ललित मोदी के मामले को नरेंद्र मोदी से जोड़कर इसे मुद्दा बनाया जाएगा। काला धन रखने वाले को बचाने और भ्रष्टाचारी को मदद देने का मुद्दा भाजपा को भारी पड़ सकता है। इससे लालू प्रसाद के खिलाफ उसके हमले की धार कमजोर होगी। क्या कांग्रेस का संगठन चुनाव राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के समय तक टलता रहेगा? एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के कई नेता ये सवाल पूछ रहे थे। ज्यादातर नेताओं को पता नहीं था कि संगठन चुनाव एक बार फिर टल गया और सदस्यता अभियान की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। पत्रकारों ने उनको इस बात की जानकारी दी। ज्यादातर नेताओं को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।
असल में कांग्रेस नेता इस बात से हैरान परेशान हैं कि वे फैसले लेने और जानने की पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। पहले की तरह अब उनको संगठन के बारे में सूचना नहीं मिलती है। जनार्दन द्विवेदी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उनको कुछ नहीं बताते हैं। राहुल की टीम के गिने चुने लोग ही फैसले की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि संगठन चुनाव संसद के अगले सत्र तक टल सकते हैं। मुल्लापल्ली रामचंद्रन की कमान में सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव का काम देख रही कमेटी नई तारीखों पर विचार कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सितंबर में नए अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले संगठन चुनाव कराए जाएंगे। उस समय तक सदस्य बनाने का काम चलता रहेगा। कांग्रेस नेता चाह रहे हैं कि संगठन चुनाव होने तक राहुल गांधी सभी राज्यों का एक बार दौरा कर लें और संगठन व नेताओं के बारे में खुद रिपोर्ट ले लें। उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दो दिन की चुप्पी के बाद आखिरकार आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज हासिल करने में विदेश मंत्री की मदद के मामले में जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया कि ललित मोदी की मदद का फैसला नरेंद्र मोदी से पूछकर किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के जो भी मंत्री हैं वो खुद फैसला करने में सक्षम है और एक बार फैसला हो जाने के बाद पूरी सरकार उसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस या पासपोर्ट जारी करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के सवाल पर जेटली ने कहा कि संबंधित विभाग इस मामले को देखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह और जेटली ने जम्मू कश्मीर के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान किया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को मदद करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाना शुरू किया है। सुषमा के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस के आनंद शर्मा और दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस मसले पर जवाब देने को कहा है। हालांकि बाद में अरुण जेटली ने सुषमा स्वराज का बचाव किया। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं और देश के कानून से भागे हुए हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं की जा सकती। सरकार पर तीखा हमला करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए। शर्मा ने बीजेपी की देशभक्ति का सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भगोड़ों की मदद कर रही है, अब उनकी देशभक्ति कहां चली गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ललित मोदी जगह जगह छुट्टियां मनाते रहे, उनकी पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ऐसे में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। आईपीएल घोटाले में आरोपी ललित मोदी के मामले में विदेश और वित्त मंत्रालय के बीच ठन गई है। उनके पासपोर्ट को लेकर दोनों मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। असल में ललित मोदी का पासपोर्ट 2010 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए उसे बहाल करने का आदेश दे दिया था। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इस पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की थी, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की थी, क्योंकि ललित मोदी के खिलाफ केस वो लड़ रही थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इस बीच डीआरआई के सूत्रों ने कहा है कि ललित मोदी के खिलाफ जारी किया गया ब्लू कार्नर नोटिस कभी भी वापस नहीं लिया गया था। गौरतलब है कि ललित मोदी के वकील ने कल कहा था कि ललित मोदी के खिलाफ कोई ब्लू कार्नर नोटिस नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज जांजगीर चांपा जिले में 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। राहुल ने साराडीह गांव से इसकी शुरुआत की और वो धबरा गांव तक गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। पद यात्रा के दौरान राहुल कई जगह रुके। उन्होंने बिजली परियोजनाओं से प्रभावित किसानों से बातचीत की, साथ ही पोलावरम बांध परियोजना और नया रायपुर की परियोजना से प्रभावित हुए लोगों से भी मुलाकात की। पद यात्रा खत्म करने के बाद राहुल ने डभरा में एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चंद उद्योगपतियों के लिए किसानों और आदिवासियों की जमीन छीन रही है। उन्होंने आदिवासियों और किसानों से केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने की भी अपील की।
भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करेगी। बिहार चुनाव के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ने कहा है कि बीजेपी बिहार में बिना नेता घोषित किए ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अनंत कुमार ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन लोगों का चेहरा जंगल राज का चेहरा हो गया है, जबकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में सुशासन और स्वराज का चेहरा है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार के लोग इस चेहरे को अपनाएंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जदयू और राजद के नेता बीजेपी को दावेदार घोषित करने की चुनौती दे रहे थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संदेह नहीं है कि उत्तर पूर्व के राज्यों के उग्रवादी और पृथकतावादी केंद्र सरकार के ढीले रवैये से ही ताकत पाते रहे। उस नाते मोदी सरकार यदि निश्चय करके सैनिक ऑपरेशन चलाए तो उसकी चौतरफा वाहवाही होगी, लेकिन इसके लिए स्थायी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत ने म्यांमार में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए जो अभियान चलाया, वैसे कई अभियान की भारत को जरूरत है। सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं बल्कि कश्मीर की सीमा से लगते इलाकों में भी ऐसे अभियान की जरूरत है। यह जाना हुआ तथ्य है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों में आता है और आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता है, उनकी घुसपैठ कराता है और भारत विरोधी गतिविधियाँ संचालित करता है। ऐसे शिविरों को नष्ट करना भी एक जरूरत है। म्यांमार में भारत ने जो किया वह घरेलू सुरक्षा और सामरिक रणनीति के लिहाज से बेहद जरूरी था। भारतीय सेना और विशेष कमांडो दस्ते ने 9 जून को म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकी शिविरों को नष्ट किया और दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। इसके ठीक पहले 4 जून को इन्हीं आतंकवादी संगठनों के आतंकियों ने सेना की 6 गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी पर हमला करके 18 जवानों को मार डाला था। इस बर्बर कार्यवाही का जवाब दिया जाना जरूरी था। म्यांमार के साथ भारत का ऐसा सामरिक करार है जिसके तहत भारत उनकी सीमा में जाकर कार्यवाही कर सकता है। पहले कई बार ऐसा हुआ है। नगा आतंकवादियों और उल्फा के शिविर ऐसे ही नष्ट किए गए थे। इस लिहाज से इस बार का ऑपरेशन नया नहीं था, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ। लेकिन भाजपा के नेताओं और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने इस बात का ऐसा प्रचार किया जैसे वह काम पहली बार हुआ हो। इस प्रचार से देश में और कई पड़ोसी देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। मजबूरी में म्यांमार को कहना पड़ा कि भारतीय सेना ने उसकी सीमा में घुसकर कार्यवाही नहीं की थी। म्यांमार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारत में हुए प्रचार का जवाब देना वहां की सरकार के लिए जरूरी था। कहा जा सकता है कि मंत्रियों को इस मामले में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत थी। इस तरह के सैन्य अभियान का प्रचार किया जाना ठीक नहीं होता है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा इसका लाभ लेने की कोशिश करती, वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह के अभियान का ब्यौरा देने से सवाल खड़े हुए। 2 मंत्रियों राज्यवर्धन राठौर और प्रकाश जावड़ेकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करके कहा कि आतंकवाद को शरण देने वाले दूसरे देशों के लिए यह एक सबक है। इस पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि वो म्यांमार नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु बम शब-ए बारात के लिए नहीं बनाई है। जाहिर है पाकिस्तान ने भारत सरकार के इरादे भांपकर ऐसी प्रतिक्रिया दी। उसे एहसास हो गया है कि भारत सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, यानी आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सीमा पार पाकिस्तान से होने वाली भारत विरोधी गतिविधियां भी निशाने पर आ सकती हैं। इस चिंता में पाकिस्तान ने पहले ही बयानबाजी शुरू कर दी। इस तरह पाकिस्तान ने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ किया। बहरहाल म्यांमार अभियान की टाइमिंग ने इसे बाकी दूसरे सैन्य अभियान से अलग किया है। सरकार ने तत्काल कार्यवाही की, जिससे उसकी इच्छा शक्ति जाहिर हुई। बस अगर इसका प्रचार कम हुआ होता तो मैसेज ज्यादा दूर तक जाता। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मणिपुर म्यांमार बहस से निकले पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिका यदि आतंकवाद को लेकर समझौता नहीं करता है, ढीलापन नहीं दिखाता है, तो भारत और उसके सुरक्षा बलों को क्या वही नीति नहीं अपनानी चाहिए? आतंक उग्रवाद में सख्ती जरूरी है या कूटनीति? क्या भारत जैसे को तैसे की नीति रीति अपनाए रखने में समर्थ है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है।
विनोद जी, आतंकवाद, उग्रवाद और पृथकतावादी संगठनों को लेकर क्या केंद्र सरकार की नीति रीति बदली हुई आप महसूस कर रहे हैं? देखिए व्यास जी, जब ऐसे मामलों में नीतियां बदलती हैं, ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं या नरम हो जाती हैं, तो मैं समझता हूं वो पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं होता जी। हमारे देश में, हर देश में दो तरह का लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र वो है जिसमें हम, आप, मीडिया, आवाम, जनता मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, और दूसरा लोकतंत्र वो है जिसमें फैसले और जिरा हमको इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ देना चाहिए जी। मिसाल के तौर पे आतंकवाद का जो मसला है, इसमें जनता तो प्रभावित होती है, जनता तो बात करती है आपस में, लेकिन उसको जवाबी हमले में क्या करना है ये फौज का विषय है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का विषय है, और अगर कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो तो विदेश मंत्रालय का विषय है, और सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री का स्वयं का विषय। नहीं तो बुनियादी पहला सवाल ये बुनियादी कि क्या सचमुच में मणिपुर की घटना के बाद में क्या नीति सरकार की बदली हुई आप महसूस करते हैं? जो कदम उठे या जो बयान आए उसमें सचमुच में जीरो टॉलरेंस वाली कोई नीति बनी है क्या? मैं नरेंद्र भाई के खिलाफ नहीं हूं, उनके साथ हूं इस मुद्दे पर, हर भारतीय उनके साथ है। आतंकवाद से अगर मिलकर लड़ना है तो हम लोगों को एकजुट होना, एक दूसरे को बातें वो बतानी है जो कोई भूल रहा है दूसरी तरफ। देखिए मणिपुर में और जो सब नेशनलिस्ट और सीसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, उनके साथ लड़ाई में कई बार ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन सरकारों ने ताल ठोक कर इसका ऐलान नहीं किया है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को देने की कोशिश नहीं की। मैं ये बिल्कुल ठीक, और मैं ये मानता हूं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी पूरा ब्यौरा अभी तक किसी को नहीं पता। नहीं विनोद जी, मेरा ये बुनियादी सवाल फिर मैं कह रहा हूं कि क्या आप खुद अपने अनुभव के हिसाब से सरकार की नीति में बदलाव हुआ महसूस करते हैं? कुछ सख्त हुई सरकार है या नहीं है? नहीं, या भी अस्पष्ट है मामला? सख्ती नहीं होती, यहाँ पर चालाकी चाहिए। सरकार को की तरफ से हमको चालाकी चाहिए, सख्ती नहीं चाहिए। सरकार की कुल मिला के रणनीति तौर तेवर के हिसाब से आपके अनुसार सरकार की बुनियादी सोच में परिवर्तन नजर आ रहा है या नहीं? देखिए अगर असली मुद्दा यही है भाई साहब, उनकी अगर सोच में परिवर्तन है तो वो बार बार इस बयान को करते हैं कि भाई ये सरकार बदल गई है और पहले वाली सरकार नहीं रही और हम मजबूत सरकार हैं और हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं आतंकवाद के खिलाफ। इतना बहुत है, ये बार बार कहते रहे। लेकिन अगर म्यांमार का मॉडल वो पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे तो फिर मैं उनको सरफिरा ही कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये भी अपनी सरकार को सरफिरा कहना, नहीं, ये भी सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि म्यांमार के ऑपरेशन के जरिए ही एक इनडायरेक्ट भी, परोक्ष तौर पर भी मैसेज और अपनी नीति का अगर खुलासा है तो म्यांमार में जो हुआ है वो आधा दर्जन बार पहले हो चुका है और सरकारों के तहत हो चुका है। अटल जी की सरकार के तहत हो चुका है, नरसिम्हा राव की सरकार के तहत हो चुका है, कि ये रूटीन का मामला था। और मनमोहन सिंह के बिल्कुल उस नाते आप मानते हैं बिल्कुल रूटीन था। इसमें जो रूटीन नहीं था वो 20 सैनिकों का मरना रूटीन नहीं था, और उसके चलते ये लोग तैश में आए। आपने एक सिग्नल देना था, आपने दे दिया है। लेकिन देखिए बात सुन लीजिए, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका काम बोलता है, आप स्वयं नहीं बोलते। चुपचाप एक्शन अपन करते रहे, काम बोले। ब्रजेश मिश्रा मरने से एक हफ्ता पहले मैं उनसे मिलने गया था, और जैसे हम लोग बात करते हैं, ब्रजेश जी आप भी 20 बार उनसे मिले, तो मैंने कहा सर आप किताब क्यों नहीं लिखते, आपको लिखनी चाहिए किताब आने वाली नस्लों के लिए। तो सिगरेट बहुत पिया करते थे, उन्होंने सिगरेट लगाया और कहा विनोद ऐसा है कि जो बातें मुझे बासियत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उससे पहले जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था, वो पता है मुझे, वो मेरे साथ मेरी कब्र में जाएंगी। असली देशभक्त वो होता है जो चुपचाप बिना किसी शोहरत की तमन्ना किए देश के लिए काम करे। जो हुआ है इट इज अ ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ख्याति है? आपको आपके साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर डील क्यों साइन की?
इसलिए साइन की कि आपने अभी तक ये प्रूव किया है कि आप न्यूक्लियर पावर है, आपने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए, आपने सीटीबीटी पे नहीं किए, फिर भी उसके बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। और इसके चलते आज के दिन आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देने की भी बात हो रही है। जब कोई आपका मंत्री इस किसी ऐसे तो बात पूरी करने की अपनी जनता को समझने तो दीजिए। ये मामला थोड़ा गंभीर है कि कोई ऐसे प्रकरण के बाद, जैसे मणिपुर के बाद, अगर कोई ये बात करना शुरू कर दे कि अब ये सबके लिए संकेत है और उनको ताकीद है कि हम लोग अगर हमारे पे कोई वार करेगा तो हम अंदर घुस के वार करेंगे या पलट वार करेंगे, ये बात जो कह रहा है, इसके चलते आप एक न्यूक्लियराइज सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा बवाल खड़ा करना चाहते हो। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर इशू है वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसके चलते आपका नुकसान हो सकता है, आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। नहीं, लेकिन जो कुछ एक्शन हुआ वो प्रधानमंत्री के स्तर पर, सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर हुआ है। उन्होंने अगर फैसला किया, कुछ काम किया है तो वो भी तो अपने आप में प्रमाण है। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे ऑपरेशंस कई बार पहले हुए हैं, लेकिन उनके बारे में ढंढोरा नहीं पीटा गया। इस बार भी नहीं पीटा जाना चाहिए। और कोई भी ऐसा जब ऑपरेशन होता है वो अपने आप में एक वक्तव्य है, वो सुन लीजिए मेरी बात, वो अपने आप में एक वक्तव्य है। और इस बात का भी वक्तव्य है कि सबसे ऊंचे स्तर पर पॉलिटिकली ये डिसीजन हुआ है। हमारी फौज अपने आप काम नहीं करती है, जब तक उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री जिसके मेंबर होते हैं, सब हुआ है प्रोसेस। अरे बता तो रहे हैं, मैंने कब कहा कि नहीं हो रहा। हाँ, तो उसी हिसाब से तो नीति नहीं बदली हुई नहीं लग रही क्या? इतनी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट कभी नहीं होती है। सिर्फ एक बात से नीति बदलती हुई नजर आ रही है कि जिस बात पे बात नहीं करनी चाहिए उस बात पे बात हो रही है। विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।